हीट कंडक्शन के बाद हीट ट्रांसफर में हमारा अगला जो पॉइंट है दैट इज हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन, ठीक है। और हीट रेडिएशन में ये बात तो बताई थी कि रेडिएशन के लिए हमें किसी भी तरह का मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी रेडिएशन बिना किसी मीडियम के पॉसिबल होगा। हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट होंगी, ठीक है ना। तो इसमें नीचे लिखते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे लिखेंगे हीट रेडिएशन अकर्स, हीट रेडिएशन occurs with the help of electromagnetic waves which propagates without need of any medium, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted from a body depends on following three factors। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? तो इसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। ये बात देखी गई कि जिस बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उतना ही पावर की ज्यादा निकल रही है, मतलब ज्यादा पावर की, ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। सेकंड इज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन है वो उसके सरफेस से हो रहा है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज्यादा एमिट होगा। और तीसरी बात जिस पे डिपेंड कर रहा था, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो जो सरफेस है वो कैसी है। नॉर्मली देखा गया है कि जो ब्लैक कलर के सरफेसेस हैं उसमें से रेडिएशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो दूसरे और कलर्स होंगे, मतलब कलर में भी थोड़ा डिफरेंस है। ब्लैक कलर की जो बॉडीज हैं, ब्लैक बॉडीज जिनको बोलते हैं, उसमें से रेडिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो अदर कलर्स आएंगे, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी से जो रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब क्या हुआ, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होंगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बॉडी पे इन तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेंगी, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल होने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ट्रैवल का कोई बात ही नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसके बारे में करेक्ट जो है बहुत लोगों ने बहुत सारे टाइप के लॉज दिए, हमें थोड़ा शॉर्ट में ही सबको स्टडी करना है। सबसे पहला इसके बारे में बताया था प्रीवॉस्ट ने, और उसको नाम दिया गया प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवॉस्ट ने ये बोला कि कोई भी जो बॉडी है वो रेडिएशन कौन से टेम्परेचर पे एमिट करेगी। तो शुरू में लोगों को ये लगता था, भाई जब शुरुआत में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तो ये तो देखा गया था कि जैसे आयरन का एक टुकड़ा है, उसको हम फर्नेस में डाल दें तो आयरन जो है तुमको शुरू में ब्लैक नजर आएगा, मतलब जो उसका कलर है नॉर्मल जो भी कलर होगा वो नजर आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या ऐसा एक मोमेंट आता है ना कि जब वो आयरन जो है वो रेड हॉट हो जाता है और हमको ऐसा लगता है कि उसमें से वो रेड कलर के फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। ये तो बात सभी को मालूम है ना, क्यों भाई? yes. तो पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जब बॉडी को हम एक्सेसिवली हीट करेंगे तभी उसमें से रेडिएशन एमिट होगा। जैसे लोगों को लगता है हाँ सन से रेडिएशन एमिट हो रहा है, तो सन ऑब्वियसली एक्सेसिवली बहुत हाई टेम्परेचर है, तो पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ वेरी हाई टेम्परेचर पे ही हीट रेडिएशन होंगे।
लेकिन प्रीवॉस ने उस बात को गलत बोला, उसने बोला कि नहीं, बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होंगे, लेकिन ये है कि हम लोगों को जो रेडिएशंस नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, वो रेडिएशन सिर्फ विजिबल वाले हैं, यानी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। इसके अलावा कोई रेडिएशन होगा 700 नैनोमीटर से ज्यादा का रेडिएशन होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, बट बॉडी एमिट कर रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। जिसको हम लोग आजकल तो बोलते हैं ना थर्मल सिग्नेचर्स, मतलब ऐसे कैमरे आ गए हैं, ऐसे स्पेक्स आ गए हैं जो थर्मल इमेजिंग कर लेते हैं। थर्मल इमेजिंग का मतलब ये कि वो उन वेव्स को भी पकड़ लेंगे जो वेव्स किसी और टेम्परेचर पे हैं, मतलब जो इंफ्रारेड वाली वेव्स हैं, ठीक है ना। नॉर्मली तो रेड होगा तो पता ही चल जाएगा, बट अगर रेड नहीं है, उससे कम टेम्परेचर है तो उसका लैम्डा ज्यादा होगा, तो लैम्डा ज्यादा होगा तो हम नेकेड आइज से उन वेव्स को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसे थर्मल इमेजिंग के टूल्स हैं जिससे उनको पकड़ लेते हैं नॉर्मली, मतलब वही है, स्वाट वाट वगैरह टीम्स के पास रहता है, नाइट विजन, थर्मल विजन। तो इसमें सिंपली लिख देना, इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवॉस्ट, according to Prevost, each body which is at a temperature greater than 0 Kelvin, मतलब 0 Kelvin से ऊपर कोई भी बॉडी है, will emit electromagnetic radiations, will emit electromagnetic radiations and simultaneously it absorbs electromagnetic radiations emitted from other bodies in surrounding। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बॉडी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट ही करेगी, साइमल्टेनियसली वो जो दूसरी बॉडीज एमिट कर रही हैं उनका रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगी। मतलब इसको एक हम छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोल्ड बॉडी है। अच्छा, कोल्ड बॉडी का मतलब है कि कितना भी कोल्ड हो, 0 केल्विन थोड़ा ना होगा, 0 केल्विन से तो ज्यादा ही होगा ना। और एक हमारे पास हॉट बॉडी है। अब ये बताओ कि अगर इनके अलावा और कोई भी सराउंडिंग में नहीं है, सिर्फ यही दोनों है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा? क्यों भाई? यस। कुछ देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर सेम कैसे हुआ? तो इसके हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हॉट बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होंगे, ठीक है ना, वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, और कोल्ड बॉडी से जो रेडिएशंस एमिट होंगे वो अलग होंगे। तो रेडिएशन तो कौन सी बॉडी एमिट करेगी? तो रेडिएशन तो दोनों ही बॉडीज एमिट करेंगी, चाहे वो हॉट बॉडी हो चाहे वो कोल्ड बॉडी हो, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर 0 केल्विन से तो ज्यादा ही है। लेकिन कोई भी बॉडी क्या होगा, साइमल्टेनियसली एमिट भी करेगी और साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब भी करेगी। मतलब कोल्ड बॉडी से जो रेडिएशंस निकले उसमें से कुछ रेडिएशंस ऐसे होंगे ना जो हॉट बॉडी पे भी गिर रहे होंगे। क्यों भाई? कोल्ड बॉडी से निकले हुए कुछ रेडिएशंस ऐसे होंगे जो हॉट बॉडी पे गिर रहे होंगे, और हॉट बॉडी से निकले हुए कुछ रेडिएशंस होंगे जो कोल्ड बॉडी पे गिर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये इनके ऊपर साइमल्टेनियसली एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ये बात बोलते हैं कि, थोड़ा दूर बना देते हैं, इसमें हम लोग एक बात ये बोलते हैं कि नीचे लिख देना, कोल्ड बॉडी absorbs at a faster rate, ठीक है, hence its temperature increases। बताओ ये बात समझ में आई? कोल्ड बॉडी एमिट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, तो एमिट ज्यादा कर रही होगी कि एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही होगी? तो कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? जब ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही होगी, यानी इसके ऊपर जो फॉलिंग वाले रेडिएशंस होंगे वो थोड़े ज्यादा पावरफुल होंगे, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, एमिशन कम हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है इस वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है।
हॉट बॉडी के लिए ठीक इसका उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हॉट बॉडी emits at a faster rate, hence its temperature decreases. क्लियर है? बताओ ये पहला पॉइंट, प्रीवॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, बोलिए। कोई डाउट इसमें? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। एंड एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर इज डिफाइंड एज, absorptivity or absorptive power is defined as rate of energy, rate at which energy is incident on a body। मतलब किसी बॉडी के ऊपर कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है और उसमें से कितना बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। तो रेट एट विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। बोलो, एब्जॉर्प्टिविटी की डेफिनेशन क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एनर्जी पर सेकेंड फॉल हो रहा है और उसमें से वो बॉडी कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब जितना फ्रैक्शन वो एब्जॉर्ब कर रहा है वही उसका एब्जॉर्प्टिविटी हो गई। अगर 25% एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी 0.25 हो गई। समझ गए? बताओ। तो मैं तो बोल सकते हैं ना कि जनरली ये जो एब्जॉर्प्टिविटी है, ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 ही होगी। क्यों भाई? क्योंकि एक तरह का फ्रैक्शन है और ध्यान ये रखना है कि a इक्वल टू 1 इज एप्लीकेबल फॉर ब्लैक बॉडीज। हालांकि देखो परफेक्टली कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है, आइडियल केस है, बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्लैक बॉडी दिया हुआ है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है लैम्प ब्लैक है, ठीक है, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है चारकोल है, तो ये सबका मतलब ये हुआ कि इन सभी केसेस में हमको a की वैल्यू क्या लेके चलनी है? इन सभी के लिए हमको a की वैल्यू 1 लेके चलनी है। बोलो। हालांकि आइडियली हो सकता है, प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, बट व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? तो ब्लैक बॉडी हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो बॉडी जिसके लिए एब्जॉर्प्टिविटी 1 है, यानी उसके ऊपर जो भी एनर्जी फॉल होगी वो उसको 100% एब्जॉर्ब कर लेगी। पूछिए क्या पूछ रहे हैं? ठीक है। देन सेकेंड डेफिनेशन इज एमिसिविटी। दो पॉपुलर टर्म है इस चैप्टर में, एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या है? एमिसिविटी को भी लिखते हैं इसी तरह से। एमिसिविटी इज डिफाइंड एज rate at which energy is radiated by a body, rate at which energy is radiated by a body divided by rate at which energy is radiated by a black body, having same geometry and same temperature। बताओ इसका फॉर्मूला क्लियर हुआ? क्या फर्क है? एमिसिविटी भी एक तरह का फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है, और फ्रैक्शन आएगा तो हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। मतलब एमिसिविटी निकालने के लिए किसी बॉडी को
हम बॉडी ने जो एमिटेड एनर्जी है उसको कंपेयर कर रहे हैं ब्लैक बॉडी से, मतलब बॉडी के ही शेप एंड साइज का ब्लैक बॉडी अगर है और सेम टेम्परेचर पे है तो ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी एमिट कर रहा है और वो बॉडी कितना एनर्जी एमिट कर रही है। नॉर्मली वो जो बॉडी एमिट करेगी वो ब्लैक बॉडी से कम ही एमिट करेगी, ठीक है ना। तो यहां भी हम लोग ये बोलते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लॉ है नोन एज किरचॉफ्स लॉ। हालांकि किरचॉफ्स लॉ का जो एक्चुअल वर्जन है वो थोड़ा अलग है, बट हम लोग अगर अपने लेवल पे अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो किरचॉफ्स लॉ का सिंपली मतलब ये है दैट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। क्यों भाई, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, मतलब वैसे तो किरचॉफ लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो डिफरेंट है, बट हमें शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लेवल पे हम इसका सिंपल वर्जन स्टडी कर सकते हैं और सिंपल वर्जन यही है दैट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स या गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, वाइस वर्सा, जैसे भी चाहो बोलो। मतलब क्या हुआ इस लाइन का? जिसकी एमिटिविटी ज्यादा होगी उसकी एब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ, मतलब कहने का ये है कि जो बॉडी एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी तो वो बॉडी एमिट भी ज्यादा करेगी। एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसको हम एक पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू एमिसिविटी। और एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग थर्मल इनक्लोजर लेते हैं। थर्मल इनक्लोजर टेम्परेचर टी नॉट पे, ठीक है। और टी नॉट पे का मतलब ये हुआ कि हमने इसको टी नॉट पे मेंटेन किया हुआ है और इस थर्मल इनक्लोजर के अंदर एक ब्लैक बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी भी टी नॉट टेम्परेचर पे है, मतलब इनक्लोजर भी टी नॉट पे है और ब्लैक बॉडी भी टी नॉट पे है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से। अब मुझे ये बताओ, एक्सक्यूज मी, लेट एनर्जी फॉलिंग ऑन ब्लैक बॉडी पर सेकेंड इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। सबसे पहले हमने ये एज्यूम कर लिया कि उस इनक्लोजर से ब्लैक बॉडी के ऊपर जो एनर्जी फॉल हो रही है वो ई नॉट है, ठीक है। तो अब ये बताओगे कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कितना करेगी? ई नॉट। एनर्जी एब्जॉर्ब बाई एनर्जी एब्जॉर्ब बाई ब्लैक बॉडी पर सेकेंड कितना होगी? क्या ई नॉट ही होगी? अच्छा, व्हाट अबाउट एनर्जी एमिटेड बाई ब्लैक बॉडी पर सेकेंड? अब ये ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा कि कांस्टेंट होगा, ये बताओ। कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी उतना एमिट भी कर रही है, एब्जॉर्प्शन का रेट और एमिशन का रेट सेम है। तो अगर ये ब्लैक बॉडी टी नॉट टेम्परेचर पे मेंटेन है तो इसका मतलब है बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी एमिट भी उतना ही कर रही है, तो यहाँ पे एमिशन भी इसका ई नॉट हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब हम क्या करते हैं, उसी थर्मल इंक्लोजर में हम लोग एक जनरल बॉडी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस जनरल बॉडी का जो शेप है वो एकदम सेम है जो ब्लैक बॉडी वाला है। तो जरा बताओगे कि एनर्जी फॉलिंग ऑन जनरल बॉडी क्या होगा पर सेकेंड? एनर्जी फॉलिंग ई नॉट ही होगा। जनरल बॉडी पर सेकेंड, क्यों ई नॉट होगा? क्योंकि वो तो थर्मल क्योंकि सर इनक्लोजर पे इक्वल डिपेंड करता है। जब फॉल करेगी तभी हम उसका भाई कितना फॉल हो रही है वो बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, तो बॉडी का डायमेंशन तो हमने सेम ही लिया है।
तो अगर ब्लैक बॉडी के ऊपर ई नॉट फॉल हो रही थी तो बॉडी के ऊपर भी ई नॉट ही फॉल होगा, क्योंकि डायमेंशन सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं, डायमेंशन सेम है। अच्छा, अगर इसके ऊपर ई नॉट फॉल हो रही है तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय जनरल बॉडी पर सेकेंड, तो एब्जॉर्ब कितना करेगी है, तो एब्जॉर्ब करेगी ए ई नॉट, जहां ए उस बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी हो गया। बताओ यस और नो। एंड Yes, sir. एनर्जी एमिटेड बाय जनरल बॉडी पर सेकेंड कितना होगा, एमिट कितना करेगी जनरल बॉडी, E naught. ई नॉट या ए ई नॉट, बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, बॉडी किस में है, बॉडी थर्मल Thermal equilibrium. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग बोलेंगे कि बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी बॉडी उतना एमिट करेगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब यहाँ पे तुम ई का डेफिनेशन लगाओ। ई का डेफिनेशन क्या है, ई का डेफिनेशन है एनर्जी एमिटेड बाय जनरल बॉडी डिवाइडेड बाय एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी हैविंग सेम ज्योमेट्री। तो यहाँ से आपको मिलेगा दैट ई बॉडी इज इक्वल टू ए बॉडी। तो ये एक छोटी सी बात फिर आगे के लिए ध्यान रखना कि भले ही एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी दोनों के डेफिनेशन अलग अलग हैं, बट एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी दोनों सेम ही है, मतलब वैल्यू दोनों की सेम आएगी। और ये लाइन से ये भी क्लियर होता है दैट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। क्यों भाई, यस और नो, ठीक है ना, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। देखो नोट कर लो। नेक्स्ट इसमें जो पहला लॉ है जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, तो हेडिंग पड़ेगा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। हालांकि पहले ये सिर्फ स्टीफन्स लॉ था, लेकिन बाद में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद बोल्ट्जमैन और प्लैंक की थ्योरी से उस लॉ को प्रूव भी कर दिया गया। तो फिर ये कि बोल्ट्जमैन का भी नाम इसमें जुड़ गया। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सिंपली सेज, लिखना इसका स्टेटमेंट, पावर एमिटेड या पावर रेडिएटेड एक ही बात है, पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी per unit area is directly proportional to fourth power of its absolute temperature, directly proportional to fourth power of its absolute temperature। मतलब कि पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4। तो यहां से लिख सकते हैं पावर प्रोपोर्शनल टू ए इंटू टी पावर 4, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आता है सिग्मा ए टी पावर 4। ठीक है ना, जिसमें सिग्मा क्या कहलाता है, सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है, और इस स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू ये भी याद रखना आसान है, ऐसे याद रखो 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो 5.67 10 पावर -8, और इसका यूनिट बनेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। देखिए ध्यान से, बट ध्यान रखना दिस इज ओनली फॉर ब्लैक बॉडी, मतलब ब्लैक बॉडी कितना रेडिएट करेगी ये हमें पता चल गया जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये चैप्टर। ठीक है, तो ये बताओ कोई जनरल बॉडी कितना एमिट करेगी, ब्लैक बॉडी के लिए तो निकाल लिया, तो कोई जनरल बॉडी टी टेम्परेचर पे कितना पावर रेडिएट करेगी बताओगे? तो जनरल बॉडी के लिए E से मल्टीप्लाई कर दें, हम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जनरल बॉडी के लिए बन जाएगा सिग्मा ई ए टी पावर 4। ध्यान रखना इसमें सिर्फ रेडिएशन वाली बात है, एब्जॉर्प्शन वाली बात इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अभी तो ये है कि कोई बॉडी टी टेम्परेचर पे है तो कितना एमिट कर रही है, तो वो हमें यहां से पता चलेगा।
अच्छा, क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एब्जॉर्ब भी करती है, तो उसको अगर हम काउंट करें तो जरा देखना ध्यान से। मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट नंबर 1 में क्या किया है, एक बॉडी को लिया है, ठीक है, और सराउंडिंग, बाहर का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर, वो सपोज टीएस है। अब ये बताओ कि अगर इस बॉडी को लॉन्ग टाइम सराउंडिंग में रखेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इफ बॉडी इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सराउंडिंग, तो बॉडी टेम्परेचर कितना बन जाएगा? टीएस टीएस हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ये बताओ, व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी रेडिएटेड पर सेकेंड, रेडिएटेड कितना होगा टी टेम्परेचर पे, टीएस टेम्परेचर पे? तो इस बॉडी के लिए लिख सकते हैं क्या कि दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ई ए टीएस पावर 4? बताओ। अच्छा, देन बताना जरा, व्हाट अबाउट डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्प्शन? बताओ, एब्जॉर्ब कितना कर रही होगी बॉडी? बॉडी एब्जॉर्ब कितना कर रही होगी? तो क्या बॉडी एब्जॉर्ब भी इतना ही कर रही होगी? क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है कांस्टेंट, बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों भाई? बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से जब हम लोग डी क्यू बाई डी टी नेट लॉस लिखते हैं तो डी क्यू बाई डी टी लॉस की वैल्यू इस केस में 0 आएगी। क्लियर है 0 कैसे आई? बॉडी जिस रेट से रेडिएट कर रही है, बॉडी उसी रेट से एब्जॉर्ब कर रही है, तो बॉडी का नेट लॉस क्या हो जाएगा? 0। बताओ। फिर जरा सेकंड पॉइंट बताना मुझे। सेकंड पॉइंट में हम यही बॉडी ले रहे हैं, यही सराउंडिंग ले रहे हैं, हमने यही बॉडी ली है, यही सराउंडिंग ली है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर इस बार टीएस नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर इस वक्त टी है। तो जरा बताओगे कि रेडिएटेड पावर क्या होगी? रेडिएटेड पावर क्या लिखोगे बताओ? सिग्मा ई ए टी का फोर्थ पावर, टी की पावर 4 हो जाएगा। टी पावर 4 हो जाएगा। अच्छा बताओगे व्हाट अबाउट एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब कितना होगा इस केस में? इस केस में एब्जॉर्ब कितना होगा? ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। नहीं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कहाँ हो जाएगी? यहाँ टीएस और टीएस था, ये तो अलग टेम्परेचर पे है। अगर ये हायर टेम्परेचर पे, सिग्मा, हाँ बताओ बताओ, सिग्मा ए ए टी की पावर 4, टी पावर 4 तो सेम ही नहीं हो जाएगा फिर? तो टीएस की पावर 4, टीएस की पावर 4 हाँ, आएगा। हाँ। क्यों आएगा बताएगा कोई? क्योंकि सर जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा ना। जो एब्जॉर्प्शन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ये है। तो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा सराउंडिंग के टेम्परेचर पे और बॉडी के शेप पे, बॉडी के नेचर पे। तो बॉडी का नेचर तो चेंज हुआ नहीं, सराउंडिंग भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि इस केस में और इस केस में एब्जॉर्प्शन सेम होगा। क्लियर है? हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो सिर्फ रेडिएशन के लिए है, बट हमने उसको थोड़ा जुगाड़ से एब्जॉर्प्शन के लिए भी लगा लिया, एब्जॉर्प्शन ही पता चल गया उसी से। क्यों भाई? तो अब बताओगे कि इस केस में डी क्यू बाई डी टी नेट लॉस क्या होगा? तो नेट लॉस बनेगा सिग्मा ई ए टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। एक बात का ध्यान रखना कि इस चैप्टर में हम लोग हमेशा ये मान के चलेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉडी में लॉस दिखा रहे हैं हम लोग। जरूरी तो नहीं कि लॉस ही हो रहा हो, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उस केस में तुम्हारी लॉस की वैल्यू निगेटिव आएगी, बट हम लोग लिखते लॉस ही हैं। बताओ कोई समस्या तो नहीं उसमें? नो सर। ठीक है। अब ये बताओ कि अगर किसी बॉडी से हीट लॉस हो रहा है तो क्या बॉडी का टेम्परेचर कम होगा? और बॉडी का टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं एक और टर्म, पॉपुलर टर्म है इस चैप्टर का, कॉल्ड रेट ऑफ
कूलिंग, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। और जिस तरह से हम लोग लिखते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, तो यहां पे लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी लॉस इज इक्वल टू एम एस इंटू माइनस डी टी बाई डी टी। तो यहां से अगर हमें रेट ऑफ कूलिंग चाहिए तो रेट ऑफ कूलिंग इज डिफाइंड एज माइनस डी टी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए अपॉन एम एस, देखना ध्यान से, टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हें ये दो फॉर्मूले जो मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं इन्हीं का काम पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। सर हाँ जो हमने माइनस लिया अगर उसे ना लें और इधर लॉस भी ना लिखें तो फिर सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, नेगेटिव आएगा तो लॉस हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो गेन हो जाएगा। कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल अगर वो रेट ऑफ कूलिंग बोलेगा तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब है माइनस डी टी बाई डी टी, ये ध्यान रखना। यस सर, यस। जो कन्वेंशन फॉलो हो रहा है वो ये है। मैंने कहा ना कि हम इसमें चैप्टर में मान के ही चल रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर इनिशियली ज्यादा है, ठीक है ना। तो बॉडी कूल होगी तो इस वजह से अलग अलग लिया हुआ है। देखो यहां तक ध्यान से, देखो इसमें एक क्वेश्चन का जवाब देना। आंसर तो वही है, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन करना क्यों है ऐसा। इस केस में आंसर हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, कैसे बोलेंगे बताओ। सर रेट सर ऑफ क्योंकि कूलिंग वो ज्यादा होगी। सेम है, क्यों भाई। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ये लिखेंगे कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगी। अब ध्यान से देखो, सिग्मा दोनों के लिए सेम होगा, ई दोनों के लिए सेम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब सरफेस एरिया भी दोनों के लिए सेम है, स्पेसिफिक हीट भी दोनों का सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो ये क्या मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, क्यों भाई। हेंस यस सर, hollow sphere will cool down at a faster rate, क्लियर है सबको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखना। Two solid spheres heated to same temperature and kept in identical surroundings to cool down, ठीक है। they are isolated from each other the ratio of their radii comma specific heat and densities are alpha comma beta and gamma respectively. Then find ratio of A पार्ट में ratio of initial rate of heat loss and B पार्ट में initial rate of cooling। निकालो इसको, क्या आएगा आंसर बताओ। एमिसिविटी सेम ले लेना,
E1 इक्वल टू E2। एमिसिविटी सेम ले लेना। देखो ए पार्ट में हमें निकालना है रेट ऑफ हीट लॉस। तो रेट ऑफ हीट लॉस का मतलब है dq बाई dt लॉस। अब ये बताओ dq बाई dt लॉस का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है सिग्मा EA T पावर 4 माइनस TS पावर 4। अब तुम ध्यान से चेक करो क्या क्या सेम है दोनों स्फीयर्स के लिए। E सेम है, सिग्मा सेम है, T सेम है, TS सेम है। तो सीधा सीधा ये A के प्रोपोर्शनल हो गया ना, A यानी कि R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो रेशियो कितना हो जाएगा? हेंस रेशियो विल बी अल्फा स्क्वायर इज टू 1। बोलो। बी पार्ट में रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? रेट ऑफ कूलिंग होता है सिग्मा EA अपॉन MS T पावर 4 माइनस TS पावर 4। अब इसमें E और A सेम है तो A को लिख देंगे R स्क्वायर, मास की जगह हम स्फेयर है तो 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी लिखेंगे इंटू S। तो ध्यान से देखो तो ये 1 अपॉन RDS आ जाएगा। बोलो। तो रेशियो कितना हो जाएगा? हेंस रेशियो विल बी 1:, अल्फा बीटा गामा। बताइए क्या डाउट है? क्लियर है? कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताइए। सीधा सीधा है, कह रहा है रेडियस हाफ कर रहे हैं, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं। तो पावर को हम लोग क्या लिखते हैं? पावर होता है सिग्मा A T पावर 4। तो ये प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड T पावर 4 होगा। क्यों भाई? रेडियस हाफ कर रहे हैं, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब पावर रेडियस हाफ्ड टेम्परेचर डबल्ड, तो इसका मतलब है कि पावर बिकम्स 4 टाइम्स। कर लिया ना सीधा सीधा है। और देखो, नेक्स्ट देखो। देखो इस केस में पॉइंट 3 आना चाहिए आंसर। कह रहा है ब्लॉक हैविंग सम एमिसिविटी इज मेंटेन्ड एट 500 इन अ सराउंडिंग ऑफ 300। तो देखो किसी भी बॉडी को 500 पे मेंटेन कैसे रखा जा सकता है? सबसे पहले तो अपने आप तो मेंटेन रहेगी नहीं, ठंडी होने लगेगी। तो मेंटेन रखने के लिए हमें उसको कंटिन्यूअसली हीट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कह रहा है कि 210 वॉट का पावर लगता है। तो 210 इज इक्वल टू सिग्मा EA T पावर 4 माइनस TS पावर 4। कहने का मतलब है कि जिस रेट से लॉस हो रहा होगा उस रेट से हमें उसको प्रोवाइड करना पड़ रहा होगा, तभी उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब कह रहा है कि अगर हमने ब्लॉक की बजाय सेम ज्योमेट्री का ब्लैक बॉडी लिया है तो उसको मेंटेन करने के लिए 700 लग रहा है। तो ब्लैक बॉडी के लिए 700 है तो ये हो जाएगा सिग्मा A और बाकी सब वही है, केवल E का फर्क है। तो क्या डायरेक्टली यहां से आ जाएगा ना, इन दोनों से डिवाइड कर दो। तो 210 अपॉन 700 इज इक्वल टू E। तो E का वैल्यू 0.3 आ रहा है। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लो। इसमें इस केस में कह रहा है कि जो कॉपर बॉल है उसका इनिशियल टेम्परेचर T0 है और बाहर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 0 है। ठीक है, मतलब हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर T है किसी टाइम पे, तो इसका टेम्परेचर किस रेट से कम हो रहा होगा? लिख सकते हैं रेट एट विच टेम्परेचर इज फॉलिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग हो जाएगा सिग्मा EA। E की वैल्यू क्या है?
ई की वैल्यू ई है, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की जगह हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 4 3 पाई लो। आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 सिग्मा ई ए अपॉन एम एस। एम क्या लिखेंगे, तो एम हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई डी क्यूब बाई 8, और एस की जगह सी लिखना है। देखो ध्यान से, तो टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। देखो पहले यहाँ तक ये क्लियर है। तो इसमें एक काम करो, टेम्परेचर वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ और कांस्टेंट और बाकी सब उधर ले जाओ। देखो क्या बचता है। क्यों भाई, सिग्मा ई और क्या बच रहा है भाई, ये 4 पाई कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, और ये 2, ये जा रहा है 6 सिग्मा ई अपॉन रो सी डी और डी टी। देखो इंटीग्रेट करते हैं इसको, टाइम की लिमिट 0 से टी और टेम्परेचर की लिमिट्स टी नॉट से डिक्रीजेज ईटा टाइम्स, ये हो जाएगा टी नॉट अपॉन ईटा। बोलो, तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, क्या आता है, आ रहा है आंसर ये जो दिया हुआ है। अब ईटा उसने लिख दिया है तो ईटा टी कर दो, चलो कोई बात नहीं। ईटा टी, टी नॉट से ईटा टी नॉट होने में कितना टाइम लगेगा, आ रहा है नहीं आ रहा आंसर। ठीक है। यस एक और इसमें प्रॉब्लम है। सर ये ईटा टी नॉट क्यों हो गया? अरे यार वो एक्चुअली कंफ्यूजन है कि उसने जो ईटा दिया हुआ है ना, ये क्या है, मतलब 1 से कम दिया है 1 से ज्यादा दिया है, ये कंफ्यूजन है। तो अगर जैसे लिखता है कि डिक्रीजेस टू 2 टाइम्स, तो डिक्रीजेस 2 टाइम्स का मतलब होता है 1/2 हो गया है। अब मुझे नहीं आइडिया है कि आंसर आ रहा है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किया है। आंसर जो आंसर दिख रहा है मुझे, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। टी नॉट बाई ईटा से आता है आंसर, देख लो। ये नहीं पता है ना कि ई नॉट बड़ा है कि छोटा है। टी नॉट बाई एन से मैच हो रहा है। हाँ, टी नॉट बाई एन कर दो। डिक्रीजेस एन टाइम्स का मतलब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है अर्थ रिसीव सोलर रेडिएशन at a rate 2 calorie per centimeter square per minute. Assuming the radiation to be black body in character, estimate the surface temperature of sun. तो ऐसे क्या हो रहा है कि सपोज ये सन हो गया, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है। तो सन से जो रेडिएशन है वो स्फेरिकली आउटवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है, अब अर्थ का जो साइज होगा उस सन के कंपेरेबल में तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम ये डिस्टेंस डी एज्यूम कर लें तो ये कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, सन का रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर एस, क्यों भाई, तो टोटल एनर्जी
रेडिएटेड फ्रॉम सन, टोटल कितना रेडिएट हो रही है, तो टोटल रेडिएट हो रही है उससे सिग्मा ई ए की जगह आएगा 4 पाई आर एस स्क्वायर इंटू टी नॉट टू दी पावर 4। ठीक है, तो ये तो पर सेकेंड एमिट हो रही है। अब उसमें से अर्थ पे जो पहुंच रही है वो अर्थ के पास क्या इंटेंसिटी हो जाएगी, क्यों भाई? तो यहां बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी रिसीव्ड एट अर्थ, तो अर्थ पे रिसीव कितनी हो रही है, अर्थ पे रिसीव हो रही होगी जितना इससे एमिट हो रही है, आर एस स्क्वायर टी नॉट पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 4 पाई डी स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बताओ पहले। हम ये मान के चलेंगे कि वो जो पूरी एनर्जी है वो 4 पाई डी स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी है ये वैल्यू, ये वैल्यू है 2 कैलोरी। कैलोरी को जूल में बदलेंगे तो 4.2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो 10 पावर 4 मल्टीप्लाई होगा, और पर मिनट है तो पर सेकेंड करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। बताओ, तो यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमको और क्या दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि इसका जो एंगल है, एंगल का मतलब हमें ये वैल्यू दी हुई है, क्यों भाई, ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है, दिस एंगल इज गिवन एज 32 मिनट्स। तो 32 मिनट्स को अगर हम डिग्री में बदलेंगे तो क्या आएगा, 32/60 डिग्री, और रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 RS/D। देखो ध्यान से, तो RS/D की वैल्यू निकालो वहां से, यहाँ रखो, तो सिग्मा, सिग्मा की जगह आएगा 5.67 10 पावर -8। ठीक है, और RS/D, तो RS/D की वैल्यू आएगी 32 इंटू पाई/60 इंटू 180 और इंटू 1/2 और है, होल स्क्वायर टी नॉट टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4.2 10 टू दी पावर 4/60। क्यों भाई, कितना आंसर आता है यहाँ से? मेरे पास जो आंसर है वो है 5810। आता है ये यस सर। 5810 केल्विन। बताओ, देखो कोई डाउट है तो। 4 पाई डी स्क्वायर क्यों किया है? भाई जो भी एनर्जी एमिट हो रही है सन की वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी होता है ना पावर पर यूनिट एरिया, Yes, कौन sir. से एरिया का डिवाइड करते हैं। और एक और बात का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, टोटल एनर्जी रिसीव्ड एट अर्थ पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोलर कांस्टेंट। ठीक है ना, सोलर कांस्टेंट का क्या मतलब है, सोलर कांस्टेंट का मतलब है एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी ध्यान रखना कि व्हाट इज सोलर कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक बताओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें एक लॉ और है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने यहाँ भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे रखा है। ठीक है, हालांकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पहले आया था, स्टीफन्स लॉ फिर बाद में था। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो ऐसे समझ लो जनरलाइज्ड केस नहीं है, एक स्पेशल केस है। स्टीफन्स लॉ इज जनरल केस, स्टीफन्स लॉ किसी भी टेम्परेचर T और TS के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो एक स्पेशल केस है। तो क्या स्पेशल केस है वो देखते हैं। तो सपोज जैसे हमने किसी बॉडी को लिया है T टेम्परेचर पे, और सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो TS है, बॉडी का टेम्परेचर हायर है, सराउंडिंग टेम्परेचर लोअर है,
तो जो टेम्परेचर में डिफरेंस है उसको हम लोग लिखेंगे T माइनस टी एस। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं कि जो T माइनस टी एस है यानी कि डेल्टा टी, वो डेल्टा टी अगर सराउंडिंग टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर के से बहुत छोटा हो तो उस केस में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जनरल केस नहीं है, स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, ये रहा स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अब देखो क्या है, रेट ऑफ कूलिंग हमारे पास क्या फॉर्मूला था, dt बाई dt को क्या लिखते थे, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस इंटू टी पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, तो वहां से चल रहे हैं प्रूव करने के लिए। तो माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए अपॉन एम एस। अब ध्यान से देखो, क्या t की जगह हम टी एस प्लस डेल्टा टी लिख सकते हैं, पावर 4 माइनस टी एस पावर 4। बताना कहीं डाउट है तो। दिस इज इक्वल टू सिग्मा ई ए अपॉन एम एस, और इसमें से टी एस पावर 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी एस पावर 4 माइनस 1। क्यों भाई, तो ये फाइनली क्या आएगा, तो माइनस डी टी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 4 सिग्मा ई ए टी एस क्यूब अपॉन एम एस और इनटू आएगा डेल्टा टी। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिंपली सेज कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसका, बॉडी का और सराउंडिंग का। और ये जो है पूरा का पूरा ये एक कांस्टेंट है, नोट कर लो यहाँ तक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के टाइम्स टी माइनस टी एस, ये है सिंपली, ठीक है ना। स्टीफन्स लॉ से ये प्रूफ भी हो जाएगा, तो उसको प्रूफ कर दिया है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली, ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज एक्चुअल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लेकिन इसी को हम लोग बदल सकते हैं एवरेज फॉर्म में। एवरेज फॉर्म में हम लोग ये बोलते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर T इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर T1 है, और T इक्वल टू T पे बॉडी का टेम्परेचर T2 है, और सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो Ts है, ठीक है। तो टेम्परेचर में फॉल कितना हुआ, तो टेम्परेचर में फॉल हुआ T1 माइनस T2, कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में, इक्वल टू के टाइम्स। अब बॉडी का टेम्परेचर कितना रहा, बॉडी का टेम्परेचर तो T1 से T2 तक चेंज हुआ है ना, तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। तो T की जगह लिखते हैं T1 प्लस T2 बाई 2 एंड माइनस TS। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एवरेज फॉर्म। हालांकि एवरेज फॉर्म भी इसकी पॉपुलर है और एग्जैक्ट फॉर्म भी पॉपुलर है। बस ये है कि एग्जैक्ट फॉर्म अगर हम यूज करेंगे तो हमें इंटीग्रेट करके लॉग वॉग में आंसर आएगा, तो हमें लॉग की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो उससे आंसर हमको एग्जैक्ट मिलेगा। लेकिन कई बार ये है कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें जल्दी आंसर चाहिए, थोड़ा बहुत आसपास भी आंसर मिलेगा तो काम चलेगा। तो ये है कि ये फिर हम ये एवरेज फॉर्म यूज कर सकते हैं। एवरेज फॉर्म में जो हमको आंसर मिलेगा वो थोड़ा सा नियरेस्ट मिलेगा। अभी अप्लाई करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। नोट करो पहले यहां तक। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें कहाँ यूज करना होगा, जहां भी बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, और हमें उसका टाइम के साथ रिलेशन निकालना होगा कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे डिपेंडेंट है ये, ठीक है ना। सर इसमें जो के है उसका कोई नाम नहीं है, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, मतलब कांस्टेंट को कई बार क्या है ना कि अगर दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, बट अगर वैल्यूज दी हुई है तो हम कांस्टेंट के निकाल सकते हैं ना, उसको अलग से नाम देने की क्या जरूरत है।
उस के अंदर Yes. जो भी कुछ है वो सब पता तो है हमें। देखो इसमें ये क्वेश्चन है, a body cools down from 50 degree Celsius to 40 degree Celsius in 8 minutes when kept in surrounding of temperature 20 degree Celsius। तो हमें बताना है कि फर्दर 40 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा, एवरेज फॉर्म यूज करके और एग्जैक्ट फॉर्म यूज करके, दोनों से आंसर निकालो, हमको पता चल जाएगा कि कितना आंसर में डिफरेंस आएगा। ट्राई करो पहले अपने आप। देखो अगर हम एवरेज फॉर्म यूज करते हैं, एवरेज फॉर्म ऊपर लिखी हुई है फॉर्मूला, तो टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है, यानी 50 से 40 हो रहा है, तो लिखेंगे 50 माइनस 40 अपॉन कितने टाइम में हो रहा है, 8 मिनट्स, इज इक्वल टू कांस्टेंट के। 50 से 40 में एवरेज कितना रहा होगा, एवरेज रहा होगा 45 और सराउंडिंग टेम्परेचर है 20। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और फिर पूछा हुआ है कि 40 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा, तो 40 से 30 में मान लेते हैं T लगेगा, इक्वल टू के। 40 से 30 में एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा 35 माइनस 20। किसी ने सॉल्व की दोनों इक्वेशन, डिवाइड कर दो, T निकल आएगा। 40/3 हाँ Sir, 3.3 seconds. 40/3 minutes 40/3 मिनट्स आ रहा है Yes, sir. यूजिंग एवरेज फॉर्म। अब मैं देखता हूं कि यही काम अगर हम इंस्टेंटेनियस फॉर्म से करें, मतलब एग्जैक्ट फॉर्म से, तो एग्जैक्ट फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला है dt/dt इज के टी माइनस टी एस। तो इसमें हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, यानी dt अपॉन टी माइनस टी एस इज इक्वल टू के टाइम्स टाइम वाला dt। इंटीग्रेट करते हैं इसको T1 से T2 और टाइम की लिमिट 0 से t। तो देखो कि यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा ln ऑफ T1 माइनस टी एस अपॉन T2 माइनस टी एस इज इक्वल टू के टाइम्स टी। ये इक्वेशन आएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज सपोज एग्जैक्ट फॉर्म, याद रखना चाहो तो। अब इसमें वैल्यू रख दो, क्या आएगा, तो ln ऑफ पहले टेम्परेचर 50 था, सराउंडिंग 20 था और 50 से आ रहा था 40, तो 50 से 40 आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो उसको लगते हैं 8 मिनट्स। तो ये हो गई इक्वेशन 1। और फिर 40 से 30 आना है, तो 40 माइनस 20 अपॉन 30 माइनस 20, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसमें टाइम लगेगा सपोज t मिनट्स। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ से अगर डिवाइड करके t निकालोगे तो t की वैल्यू क्या आती है बताओ भाई। क्या ये आती है 8 मिनट्स इंटू ln2 डिवाइडेड बाई ln3 माइनस ln2, क्यों? Yes, sir. तो ये बनेगा ये आएगा 13.67 मिनट्स। अब तुम इससे अंदाजा लगा लो, ये वैल्यू आई 13.33 मिनट्स और ये वैल्यू आई 13.67 मिनट्स, तो कितना फर्क है बताओ। ज्यादा फर्क नहीं है ना, मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए एवरेज फॉर्म भी ज्यादातर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। बोलिए। तो मतलब वो डेल्टा टी लेस मच लेस देन वाली कंडीशन इतनी नेसेसरी नहीं है, लगा सकते हैं हम लोग सही है। हाँ अब इसके पीछे भी क्या है ना कि देखो है क्या कि वो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ के क्वेश्चन कम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन ज्यादा है। अब इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं, या तो न्यूटन रीजन हो सकता है, न्यूटन से ज्यादा प्रेम है लोगों को, या फिर रीजन ये हो सकता है कि ये सिंपल है ना लगाना। एक्चुअली वो फंक्शन इंटीग्रेट तो होता नहीं है t⁴ माइनस ts⁴। अगर ts की वैल्यू 0 है तब तो इंटीग्रेट हो जाएगा जैसे हम लोगों ने किया, बट अगर ts की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर वो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता, फिर हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं किसी बॉडी के ठंडा होने में। हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकाल सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस छोटा नहीं भी होता है तो भी क्वेश्चन में लिख देता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करो और उससे आंसर निकालो, समझ गए। यस सर। तो थोड़ी इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से।
अभी चैप्टर में ऑलमोस्ट मेन बातें हो गई हैं। अभी इसमें एक छोटा सा हेडिंग और बचा हुआ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड वीन्स लॉ, बट उसके अलावा तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो।